बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं फिरोज अजीज जी, जॉइंट सीईओ हैं आनंद राठी वेल्थ के। बहुत बहुत स्वागत है फिरोज जी आपका भी। फिरोज साहब, आप अब इनपुट्स भी दीजिए सर। आप लोगों की क्या चीज, किस तरह से बातचीत हो रही है, हो क्या रहा है, करंट नेगोशिएशन स्ट्रैटेजी आपको लग क्या रही है? मतलब हमें ऐसा लग रहा है कि इंडियन ऑफिशियल्स, एक तरफ हमें लग रहा है कि अब शायद इंटरिम डील छोड़कर हम एक ब्रॉडर ट्रेड डील की तरफ फोकस कर रहे हैं जो शायद अब सितंबर अक्टूबर में हो। दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे थे ऑफिशियल्स की कोशिश ये भी थी कि जो कुछ विवादित इश्यूज हैं, डेयरी, एग्रीकल्चर वगैरह, उनको हम डिफर कर दें और एक इंटरिम डील पहले मोटा मोटी बना लें अगस्त तक। ओवरऑल इंडिया का लग रहा है कि हम बिना घरेलू सेक्टर्स को खोले हुए डील की पॉजिटिव ऑप्टिक्स को बनाए रखें। तो इसके मतलब आपके मायने क्या है? मतलब क्या अभी अपर हैंड पे इंडिया दिख रहा है कि हम किसी जल्दबाजी में नहीं है? आपका एनालिसिस क्या कह रहा है सर? मेरा एनालिसिस ये कह रहा है कि थोड़े नॉन नेगोशिएबल्स हैं इंडिया के। हम्म। आई थिंक उसमें तो कोई दो राह नहीं है कि वो नॉन नेगोशिएबल्स इंडिया छोड़ेगा नहीं। पॉइंट वन। पॉइंट टू, इंडोनेशिया के तरह अगर जो डील है वो डील करके तो मतलब ही नहीं है इंडिया का। आई थिंक ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि इंडोनेशिया जैसी डील होगी। उसमें तो उन्होंने सब कुछ लिखा लिया, इंडोनेशिया से ये खरीदेंगे वो खरीदेंगे। पॉइंट ये है कि और 19% की टैरिफ कर दिए, 32 से 19 किया, बट कहां से शुरू हुई कहां आई? सो आई पर्सनली थिंक यूएस हमें इंडोनेशिया जैसी डील के तरफ पुश कर रहा है। आई थिंक वो नहीं होगी और आई थिंक इंडिया का अपर हैंड होगा। आज नहीं है, ये मेरी मेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। उन्होंने ये भी इंडिकेट किया है कि अगली बार जो नेगोशिएशंस होंगी, 6th राउंड ऑफ डिस्कशंस होंगी, वो इंडिया में होंगी और यूएस की टीम इंडिया में आएगी। आई थिंक उसका एक ये मायने है कि एक विलिंगनेस दिखाने की कोशिश कर रही है यूएस, ताकि ऐसा ना हो कि 36 का आंकड़ा हो जाए। सो पॉइंट 3 ये कहना चाहूंगा कि यूएस आपको बुली कर रही है। ये इसीलिए, अगर आप बुली कर रहे हो बट आप थोड़ा सा प्रेम भी कर रहे हो, मैं आपके यहाँ आता हूं, तो मेहमान की हैसियत से आप ज्यादा रूड भी नहीं हो सकते। तो पॉइंट ये कह रहा हूं कि पहले तो ये डील में आज हमारे पास अपर हैंड नहीं है। पॉइंट टू, पॉइंट वन। पॉइंट टू ये है कि हमारी जो डील है वो हमारे जो करंट सेक्टर्स हैं उसको तो हम नॉन नेगोशिएबल हैं, और आज हमारे पास वो अपर हैंड नहीं है कि हम वो जीत पाए। जैसे आपने कहा कि प्रोटेक्टिंग क्रॉप्स एंड डेयरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक वो आज हमारे पास नहीं है, इसीलिए हमारी टीम वापस आ रही है। बट मेरा ये मानना है कि अगस्त 31 तक आपकी क्लैरिटी आने की अच्छी खासी उम्मीद है, क्योंकि काफी सारी कंट्रीज जैसे ब्रिक कंट्रीज पे वो कह रहे हैं कि भाई हम 10% की टैरिफ लगा लेंगे पूरे ब्रिक कंट्रीज पे, क्योंकि आप डॉलर को रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं। और आप जैसे बगा साहब ने भी कहा कि आपकी जो परचेज है, ऑयल परचेज, वो रशिया की है, हमारी जो काफी सबसे ज्यादा हम इंपोर्ट करते हैं रशिया से। तो वो कॉर्नर करना चाहता है रशिया को, बट आई थिंक चाइनीज आर नॉट गोना लेट इट गो। अगर एक दो प्रोग्रेस हुई उधर तो आई थिंक इट विल फॉल लाइक अ पैक ऑफ कार्ड्स। फिरोज जी, अब थोड़ा सा हमें निवेशकों के पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए, क्योंकि दबाव तो आ रहा है सर। भारतीय रुपया कमज़ोर है। एफआईआईज की जो लगातार हम देख रहे हैं, पैसा लगातार निकाल रहे हैं, 18,000 करोड़ के शेयर बेच दिए हैं, उसका अलग से जो है रुपये पर असर पड़ रहा है। तो ये जो डीले है, इसमें अब इन्वेस्टर क्या करे और इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज किस तरह की होनी चाहिए? दीपक जी देखिए, जैसे आपने सही फरमाया, रुपया गिरा है, बट एक एक फाइनेंस की प्रिंसिपल होती है जिसको कहते हैं इंटरेस्ट रेट पैरिटी। कोई भी देश में जिसमें ब्याज दरें ज्यादा हो, उस कंट्री की करेंसी अप्रिशिएट करेगी इक्वल टू द इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल। तो इंडिया अगर आज रुपया गिरता है, जैसे 15 साल पहले 45 रुपीज का था, आज अब 85 के इर्द गिर्द अगर घूमता है, तो डबल कैसे हो गया? क्योंकि आपके ब्याज जो 15 साल के हैं वो यूएस से कई गुना ज्यादा थे। तो कोई भी कंट्री जहां ब्याज दरें, समझो कि कोई जैसे श्रीलंका थी, राइट, उधर ब्याज दरें एफडी में 16% थी। तो ऑलमोस्ट 3 साल तक हर सुबह उठ के अगर आप देखते तो श्रीलंकन करेंसी डॉलर के हित में डेप्रिशिएट हुई। एनी करेंसी विद हायर इंटरेस्ट रेट हैज टू डेप्रिशिएट, दैट्स कॉल्ड इंटरेस्ट रेट पैरिटी। ये फाइनेंस का सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल है, और ये लॉन्ग पीरियड्स में कैचअप करता ही करता है। तो आप इतने एज अ इन्वेस्टर आप ये आश्चर्यचकित ना हो कि अगले 5-7 सालों में अगर आपको 100 भी देखने को मिले, दैट इज अ नेचुरल कोर्स ऑफ फाइनेंस। दैट्स पॉइंट वन। पॉइंट टू, फॉरेनर्स ने इंडिया में आफ्टर FY21, जब ट्रंप साहब वापस आए थे री इलेक्ट करके,
उसके बाद पूरे 4.25 सालों की उनकी नेट फ्लो इंडिया में 0 है। उसी दौरान डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने 14.5 लाख करोड़ डाले हैं। उसके 8 साल पहले ये 10 गुना ज्यादा डाले थे और इन्होंने सिर्फ 2 लाख करोड़ डाले थे। तो मैं ये कह रहा हूं कि फॉरेनर की जो बिकवाली है उसकी कैपिटल मार्केट्स पे इंपैक्ट कम इसलिए हुई है क्योंकि आपके जो डोमेस्टिक फ्लोज हैं दैट हैव मेड अप एंड मोर। और अगले 10 सालों में इंडिया की कैपिटल मार्केट में डोमेस्टिक फ्लोज, मेरा ये मानना है कि मिनिमम 50 लाख करोड़ डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन से आएगा। अगर 50 लाख करोड़ वहां से आना है तो आई एम श्योर जो वॉलिटिलिटी जो एफआईआई इन्फ्यूज कर सकता है वो काफी कम हो चुकी है। इसीलिए आज हम 25,000 3-4% नीचे हैं पीक से। 26,200 की जो पीक थी सितंबर की, ऑफ कोर्स एक 9-10 महीने का टाइम करेक्शन मिला है, बट आप फिर भी पीक के इर्द गिर्द इसीलिए है क्योंकि डोमेस्टिक फ्लोज काफी स्ट्रांग रहने वाली है और आप तक आपने सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग ऑफ डोमेस्टिक फ्लोज देखा है। रहा सवाल इन्वेस्टर ने क्या करना है, आई थिंक ये जो भी ट्रेड वॉर है उसकी जो पहली इंपैक्ट थी वो आपको ट्रू इंपैक्ट बताती है। 21,700 पे गए थे, लास्ट टाइम भी आपके शो पे कहा था कि उस दिन ही 22,500 पे आए थे और आज हम 25,000 पे है। आपसे जो भी आपकी ये न्यूज आएगी फ्रॉम अ कैपिटल मार्केट शॉर्ट टर्म स्टैंड पॉइंट, अगर आपको एक कोई ब्लिप देती है दैट विल गेट अब्सॉर्ब्ड, क्योंकि आपकी जो इंडिया की जो डिपेंडेंसी है जीडीपी, इंडिया की जीडीपी की यूएस एक्सपोर्ट्स पे डिपेंडेंसी है वो काफी कम है। उसमें 0.2% की जीडीपी ग्रोथ पे फर्क पड़ता है। सो आई पर्सनली थिंक एक निवेशक को अपनी रणनीति पे टिके रहना है। अगर आपका गोल 10 साल का है, आपने सोचा था कि भाई 70% इक्विटी में लगेगा और 30 लगेगा डेट में, तो इस पे डटे रहे और आप इधर उधर की खबरों में ना पड़े। और अगर कोई दोस्त कहता है यार ट्रंप ने ट्रेड वॉर कर दी, मार्केट 10% गिरने वाली है, 20% गिरने वाली है, आप निकाल के पैसे साइड में ना रखें। क्योंकि अगर हम 3 चीजें देखते हैं शॉर्ट टर्म के प्रति दीपक सर, हर रोज म्यूचुअल फंड में कितना पैसा आया हम एक एल्गोरिथमिकली कैलकुलेट करते हैं। आप शॉक हो जाएंगे, ये पूरे महीने 19 जुलाई तक पहुंच गया, हम 20 जुलाई का डेटा देख लिया। एक भी दिन ऐसा नहीं है कि स्मॉल कैप में पैसे रिडीम हुए हो। 100-200 करोड़ ही आए हैं, अब तक 3,200 करोड़ आ चुके हैं स्मॉल कैप में, अंदाजन 100 करोड़ ऊपर नीचे, बिकॉज दिस इज एल्गोरिथमिक कंपटीशन। इसका ये मतलब है कि जब इंसान पैसे निकालता है इक्विटी से, पहली चीज क्या करता है पता है, वो स्मॉल कैप में पैसे डालना बंद करता है। इसको हम शॉर्ट टर्म बैरोमीटर देखते हैं। अगर 5 दिन कंटिन्यूअस स्मॉल कैप में से पैसे निकलने लग जाए ना, तब आपको घबराना है, क्योंकि आदमी पहला निफ्टी नहीं बेचता, लार्ज कैप फंड नहीं बेचता, स्मॉल कैप को रोकता है। So the flows of the domestic continue. So I personally think please डरे ना, घबराए ना, वही मैं इन्वेस्टर को कहूंगा, डटे रहे। 21,000 पे भी हमने यही कहा था, और कोई घबरा के 19,000 की निफ्टी कोई बोल दे, आप सुन लें और पैसे निकाल लें, तो आपके पैसे तो साइड में रह गए। 2-3-4-5% की लिक्विड फंड रिटर्न आएगी। So I personally think stick to your strategy and make sure your asset allocation remains. थैंक यू सो मच फिरोज जी, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए।